नमस्कार साथियों, मैं पल्लवी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी वाली चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण संपादकीय। विश्व व्यवस्था को लेकर बढ़ती आशंका। इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आकार लेने वाली वैश्विक व्यवस्था के अस्तित्व से जुड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस व्यवस्था का ताना बाना बदल देना चाहते हैं। यह स्थापित वैश्विक व्यवस्था सभी देशों की संप्रभुता और समानता को प्रमुखता देती है। यह शक्ति के दुरुपयोग से देशों की क्षेत्रीय अखंडता से छेड़छाड़ को मान्यता नहीं देती। इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास होता है कि कोई भी देश व्यापार में किसी अन्य देश के प्रति भेदभाव न करे या अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। ट्रंप ने भेदभावपूर्ण टैरिफ लगाकर और ईरान में तख्तापलट की समर्थक ताकतों को शह देकर इन स्थापित मूल्यों को तोड़ा है। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राजधानी काराकास से अगवा कर उन्होंने इस दक्षिण अमेरिकी पड़ोसी देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन किया है। इसी क्रम में येन केन प्रकरण ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की उनकी मंशा डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने को आतुर दिखती है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के संचालक के तौर पर ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ट्रंप ने हाल में अपने नेतृत्व में जिस शांति बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है उसे संयुक्त राष्ट्र के उनके संस्करण के रूप में ही देखा जा रहा है। वैसे तो उनका कहना है कि इन दिनों संस्थाओं की जुगलबंदी काफ़ी कारगर हो सकती है, लेकिन स्थापित संस्थाओं के प्रति ट्रंप का दुराग्रह किसी से छिपा नहीं रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर ट्रंप ने यह कहकर निशाना साधने में संकोच नहीं किया कि ये संस्थाएं अपनी भूमिका के साथ न्याय ही नहीं कर पाई। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में छिड़ी लड़ाई को रोकने का वे कई बार श्रेय ले चुके हैं, जबकि सच यही है कि पाकिस्तान की गुजारिश पर ही भारत ने संघर्ष विराम किया था। अब ट्रंप चाहते हैं कि उनका पीस बोर्ड हर तनाव और संघर्ष की स्थिति में हस्तक्षेप करे। स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से दुनिया पर हावी हो जाए और देशों के बीच संवाद एवं सहभागिता वही निर्धारित करे। इसका अर्थ होगा कि रूस, चीन, भारत और फ्रांस तथा जर्मनी जैसे महत्वपूर्ण देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी। यही कारण है कि पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित तमाम देशों ने इससे जुड़ाव को लेकर उदासीनता दिखाई है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों में ब्रिटेन और फ्रांस इसके चार्टर हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुए। यह एक अन्य वीटो शक्ति वाले देश रूस ने भी इसमें भाग नहीं लिया, तो कई यूरोपीय देश भी उससे नदारद रहे। अरब के कुछ देश और पाकिस्तान जरूर इसमें शामिल हुए। पाकिस्तान का यह रुख कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए अमेरिका पर निर्भर है। चीन पर निर्भरता के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका को अनदेखा नहीं कर सकता। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के साथ संबंध फिर से पटरी पर आए हैं, जिसमें एक बड़ी भूमिका पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप के दावों को मानने की भी है। उसने नोबेल पुरस्कार के लिए भी ट्रंप के नाम की पैरवी की थी। पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को निशाने पर रखने वाले ट्रंप अब जहां उसे नज़दीक ला रहे हैं, वहीं कनाडा जैसे पड़ोसी और निकट सहयोगी उससे छिटक रहे हैं। इसकी टीस बीते दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बातों में सुनाई दी। दावोस में कार्नी ने कहा कि स्थापित वैश्विक व्यवस्था अब टूट गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि हमें पता था कि इस व्यवस्था में आंशिक रूप से खामियां थीं और उसका स्वरूप भी सुविधाजनक था। अमेरिका चीन में प्रतिस्पर्धा के परिदृश्य में उन्होंने अन्य देशों का आह्वान भी किया कि अगर सभी मिलकर काम करें तो अपनी आवाज़ दुनिया को सुना सकते हैं। ट्रंप के रवैये से कार्नी जैसे पश्चिम नेता भले ही वैश्विक व्यवस्था की विरूपताओं की ओर ध्यान दिला रहे हों, पर वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों ने हमेशा यह महसूस किया है कि इस व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार में विसंगतियां हैं। यही कारण है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही वैश्विक दक्षिण की एकता के लिए काम किया है, ताकि वह अपने नज़रिए को सामने रखते हुए एकजुट तरीके से अपने हितों की रक्षा कर सके। भारत ने बार बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात की है और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा भी पेश किया है। भारत विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाना चाहता है।
भारत को भी पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। भारत ने कहा है कि वह विचार विमर्श के बाद ही इस संदर्भ में कोई निर्णय करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ पहलुओं की पड़ताल उपयोगी होगी। अगर वह इसमें शामिल होने से इनकार करता है तो ट्रंप के नाराज होने की आशंका और बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान से संघर्ष समाप्त कराने में अपनी भूमिका को भारत द्वारा नकारे जाने के कारण कुपित है। उन्होंने पहले से ही भारत पर ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं, जिन्हें वे और बढ़ा सकते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वहीं इस बोर्ड में शामिल होने के भी अपने जोखिम हैं। किसी बैठक के दौरान अगर ट्रंप कश्मीर को लेकर या भारत पाक संबंधों पर कोई ऐसी बात कह दी जिसका भारतीय प्रतिनिधि को वहां खुलकर विरोध करना पड़े, तो यह बहुत असहज करने वाली स्थिति होगी। ऐसी स्थिति से बचा ही जाना चाहिए। यह भी तय नहीं है कि ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस बोर्ड का अस्तित्व बचा भी रहेगा या नहीं। इसमें सबसे उचित विकल्प यही रहेगा कि इस बोर्ड में शामिल न होकर संयुक्त राष्ट्र को समर्थन दे और उसमें सुधारों की बात को भी आगे बढ़ाता रहे। उदाहरण बनी भारतीय चुनावी प्रणाली। पश्चिमी देशों की नज़र में लोकतंत्र वही है जो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई मैग्ना कार्टा की संधि से उपजा। इस लोकतंत्र के नाते पश्चिमी देशों में एक खास तरह का श्रेष्ठता बोध है। ऐसे सोच वाले देशों में चुनाव कराने वाली संस्थाओं के संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA की अध्यक्षता भारत को मिलना मामूली बात नहीं। हाल में दिल्ली में चुनाव आयोग की अध्यक्षता में इस संगठन का सम्मेलन हुआ। इसके जरिए आयोग ने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों से पश्चिमी देशों को एक तरह से परिचित कराने की कोशिश की। 1995 में 14 देशों द्वारा स्थापित इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या अभी 37 है। अमेरिका और जापान इसके स्थायी पर्यवेक्षक हैं। इस समय दुनिया की आबादी करीब 8 अरब है। इस लिहाज से यह संगठन करीब 2 अरब 20 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 99 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा है। इसके हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। घरेलू मोर्चे पर जिस समय भारतीय चुनाव प्रणाली और मशीनरी सवालों के घेरे में है, उसी वक्त चुनाव आयोग के हाथ इस संस्था की कमान आने का अर्थ है कि आयोग की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। इस दृष्टि से संगठन की अध्यक्षता भारत के लिए केवल औपचारिक दायित्व नहीं बल्कि वैचारिक नेतृत्व का भी अवसर है। आज भारत में मतदाताओं की चुनावों में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। यह एक तरह से चुनाव व्यवस्था की सफलता है। चुनावी प्रबंधन में बढ़ता नवाचार, डिजिटल चुनाव प्रबंधन पर जोर, दिव्यांग और दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं तक बढ़ती पहुंच, ये सभी चुनाव आयोग के प्रयासों से ही संभव हुए हैं। चुनावी साक्षरता बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत प्रयोग किए हैं। विपक्षी सवालों के बावजूद चुनावों में मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी दिखाता है कि चुनाव आयोग के प्रति लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ है। देश में चुनावी पवित्रता बनी हुई है तो उसकी एक वजह भारत का पारंपरिक लोकतांत्रिक सोच है। दक्षिण भारत में 10वीं सदी के चोल शासकों ने ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए जो तंत्र विकसित किया था, उसे आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी भी श्रेष्ठ मानते हैं। मैग्ना कार्टा से पहले कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर द्वारा स्थापित अनुभव मंडपम में समाज के हर वर्ग के लोग अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे। राजनीति शास्त्री इसे आधुनिक संसद का प्रारंभिक रूप मानते हैं। दुनिया में बढ़ता ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार और साइबर हस्तक्षेप, चुनावों में काले धन का बढ़ता उपयोग तथा युवाओं की घटती रुचि ने आधुनिक लोकतंत्र के समक्ष गंभीर खतरे खड़े कर दिए हैं। जनमत को प्रभावित करने के लिए AI का बढ़ता इस्तेमाल कोड में खाच का काम कर रहा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत के अनुभव और उसका सफल चुनावी मॉडल वैश्विक मंच पर लोकतांत्रिक देशों की चुनाव प्रणालियों के लिए आशा की किरण बन सकता है। हमारे लोकतंत्र की ताकत केवल चुनाव प्रक्रिया नहीं बल्कि हर वोट को मिली अहमियत से है। इसी वजह से विविधतापूर्ण समाज, भाषा, धर्म और असमानताओं के बावजूद भारतीय चुनाव प्रणाली शांतिपूर्ण बनी हुई है। बहुत
बहुलतावादी समाज भारतीय लोकतंत्र की बाधा नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों की तुलना में भारतीय चुनाव प्रबंधन कहीं अधिक उपलब्धिपूर्ण दिखाई देता है। अमेरिका और यूरोप में न केवल मतदाता भागीदारी लगातार घट रही है बल्कि अविश्वास और सामाजिक टकराव जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इसके विपरीत विविधता के बावजूद हमारी व्यवस्था समाधान का शांतिपूर्ण माध्यम बनी हुई है। इसमें महिलाओं और युवा मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया है। आमजन का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बढ़ता भरोसा भी इसी का प्रतीक है। विविध सामाजिक पहचान, जाति, पंथ और भाषा होने के बावजूद यदि भारत में पश्चिम जैसा सामाजिक टकराव नहीं है तो इसकी प्रमुख वजह लोकतांत्रिक एवं चुनावी प्रक्रिया में भारतीय मतदाता का अटूट विश्वास है। भिन्न सामाजिक पहचानों के बीच सामुदायिक संतुलन और सामाजिक सह अस्तित्व हमारे लोकतंत्र की स्थिरता की गारंटी है। इसके पीछे चुनाव आयोग का सोच भी है। इसी सोच के कारण वह लगातार नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। ईवीएम, वीवीपैट, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों द्वारा संचालित तथा थीम आधारित मतदान केंद्र, पोस्टल बैलेट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित मतदाता सेवाएं और स्वीप जैसी पहलों को तेजी से व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता यह दर्शाती है कि चुनाव प्रबंधन को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक अकादमिक और नीति आधारित अध्ययन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके चलते भारतीय लोकतंत्र का भविष्य पश्चिम की तुलना में अधिक व्यापक और स्थायी हुआ है। यही कारण है कि वैश्विक विमर्श में भारतीय चुनाव मॉडल दुनिया के लिए प्रेरक बन चुका है। ऊर्जा पश्चाताप। जीवन मनुष्य अनेक निर्णय लेता है और हर निर्णय के अपने परिणाम भी होते हैं। इन्हीं परिणामों के बीच जब कोई असफलता सामने आती है तब मन पश्चाताप से भर उठता है। पश्चाताप नकारात्मक न होकर आत्मबोध की अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब पश्चाताप आत्मचिंतन की सीमा लांघकर आत्मग्लानि में बदल जाता है। तब पश्चाताप ना तो सुधार का मार्ग खोलता है और ना शक्ति देता है। वह केवल मनुष्य को अतीत की बेड़ियों में बांध देता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति अपने बीते निर्णयों और उनके परिणामों में उलझ कर बैठ जाता है तब उसका वर्तमान कमजोर पड़ने लगता है। व्यर्थ का पश्चाताप इसी स्थिति को जन्म देता है जहाँ मन अतीत की छाया में जीने लगता है और वर्तमान की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य अपनी गलतियों को बार बार स्मरण कर स्वयं को ही दोषी ठहराता रहता है तो यह प्रवृत्ति धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को क्षीण और निर्णय क्षमता को कुंद कर देती है। गीता इसके विपरीत जीवन दृष्टि प्रस्तुत करती है। वह सिखाती है, भूलों से सीख लेना आवश्यक है पर उन्हें अपना परिचय बना लेना आत्मघात के समान है। जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हर परिणाम उसके वश में नहीं है तब उसका मन हल्का होता है और चेतना का प्रभाव पुनः सक्रिय हो जाता है। विवेक से जुड़ा पश्चाताप जीवन का परिष्कृत करता है जबकि आत्मग्लानि से जन्मा पश्चाताप जीवन की गति रोक देता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करे पर उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। अतीत से सीख, वर्तमान में सजग कर्म और भविष्य के प्रति आशा ही पश्चाताप का सार्थक रूप है और यही व्यर्थ के पश्चाताप से मुक्ति का मार्ग भी है। एआई का सकारात्मक इस्तेमाल। एआई के गलत इस्तेमाल के समाचार आते रहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा की अच्छाइयाँ या उसके उपयोग के परिणाम इससे तय होते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसके प्रयोजन के पीछे क्या मंशा है। स्पष्ट है कि आधुनिक तकनीक को बरतने का सकारात्मक उद्देश्य ही सही परिणाम दिलाता है। तस्वीरों के रंग रोगन से लेकर किसी विषय पर जानकारी पाने तक एआई टूल्स बहुत मददगार बन रहे हैं। एआई के उपकरण दिव्यांगों की सहायता करते हैं। सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल सहायक रोजमर्रा के कई कामों को आसान बनाते हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल्स प्रेरणा देने का काम कर सकते हैं तो मनोबल तोड़ने का भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि तकनीकी सहूलियत का उपयोग कितने सधेपन से हो रहा है। कैसी जानकारियाँ मांगी जा रही हैं, किन विषयों पर सलाह ली जा रही है, व्यावसायिक उन्नति हो या व्यक्तिगत बेहतरी। तकनीकी सुविधाओं के सार्थक इस्तेमाल और सही परिणाम के लिए
उपयोगकर्ताओं की समझ और सरोकार पूर्ण सोच बहुत आवश्यक है। असल में तकनीक टूल्स के मामले में सबसे अहम यही है कि आप उनसे क्या पूछ रहे हैं। एआई के इस्तेमाल में उपयोगकर्ताओं का आत्म-नियमन और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। धात्व है कि इन दिनों रिस्पॉन्सिबल एआई शब्द भी चर्चा में है। इन दो शब्दों का अर्थ है उन नैतिक सिद्धांतों और शासन के नियमों से जुड़ा है जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई तकनीकों का विकास और उपयोग इस तरह से किया जाए कि समाज को लाभ हो और इसके इस्तेमाल से नुकसान कम हो। समझना कठिन नहीं कि यूजर्स के सधे सोच ही उपयोग को सार्थक बना सकते हैं। बीते दिनों एक्स का ग्रोक टूल गलत इस्तेमाल की वजह से चर्चा में रहा। एक ओर लोग इससे असभ्य और अश्लील तस्वीरें बनाने की राह चुन रहे हैं तो दूसरी ओर बहुत से लोग तकनीक के माध्यम से अपने पुरखों की तस्वीरों को नया रूप दे रहे हैं और अपने विचारों को सुंदर सकारात्मक संदेश देने वाले वीडियो में डाल रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन टूल्स का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाए। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्किल द नेशन एआई चैलेंज कार्यक्रम में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया आकार दे रही है। उन्होंने कहा कि यह हमारे सीखने, काम करने, आधुनिक सेवाओं तक पहुंचने और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के तरीकों को बदल रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए एआई केवल एक तकनीक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बहुत बड़ा अवसर है। आमजन भी तकनीक से मिली आधुनिक सुविधाओं को इस सकारात्मक पक्ष को समझे। बदलते विश्व में भारत की नई राह, विकसित गणतंत्र शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। इसमें बताया गया है कि सभी भारतवासी जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। इसका सीधा संदेश यही है कि देश की प्रगति में हर किसी का योगदान होता है। भारतीय गणतंत्र के 76 वर्ष पूर्ण होना केवल एक मील का पत्थर नहीं बल्कि एक कठिन वैश्विक भू राजनीतिक मोड़ पर आत्ममंथन का क्षण भी है। आज जब अमेरिका जैसी महाशक्तियां संरक्षणवाद और ग्रीनलैंड विवाद, व्यापारिक शुल्क जैसी अनिश्चित नीतियों की ओर झुक रही हैं, तब नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता और रक्षा सहयोग की पहल एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गई है। यूरोपीय नेताओं की गणतंत्र दिवस पर उपस्थिति इसी उभरते ध्रुवीकरण का प्रमाण है। इस समय भारत के लिए चुनौती दोहरी है। बाहरी रूप से उसी रूसी तेल या कार्बन टैक्स जैसे मुद्दों पर अपने हितों की रक्षा करनी है तो दूसरी ओर आंतरिक रूप से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु अपनी आर्थिक गति को और तीव्र करना है। डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति सराहनीय है पर उसके मार्ग में कई चुनौतियां भी हैं। प्रतिकूल वैश्विक परिवेश में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितनी शीघ्रता से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बैठा पाता है। यह संतुलन विकसित भारत की नींव का पत्थर साबित हो सकता है। दिग्गजों की लापरवाही। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने दहेज निरोधक कानून एवं एसटी/एससी कानून के भारी दुरुपयोग पर अनेक बार चिंता व्यक्त की है और इन मामलों में झूठे मुकदमे दायर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पर इस तथ्य को अनदेखा करते हुए शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा संबंधी संसदीय समिति ने यूजीसी की पूर्व में बनाई हुई नियमावली की समीक्षा करने के बाद नई नियमावली अपनाई। इस समिति ने पिछड़े वर्ग को भी जाति आधारित उत्पीड़न में शामिल कर लिया। इसमें एक विशेष प्राविधान यह कर दिया कि झूठी शिकायत करने वाले छात्र, शिक्षक या कर्मचारी पर यूजीसी द्वारा जुर्माना लगाने की पूर्ववर्ती नियमावली को समाप्त कर दिया गया। इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। सवर्णों पर झूठे मुकदमे बढ़ाने की आशंका है। विडंबना यह है कि इस समिति में भाजपा का बहुमत है। इसमें डॉक्टर संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, बांसुरी स्वराज, बृजमोहन अग्रवाल आदि विद्वान शामिल हैं। फिर ऐसे कानून की सिफारिश समिति ने कैसे कर दी? इन दिग्गजों ने लापरवाही की है। शिक्षा मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि झूठी शिकायत करने वाले अवश्य दंड के भागी होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या। इन दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार से जुड़े समाचार देखने और सुनने को मिल रहे हैं जो अत्यंत चिंताजनक हैं। हिंसा, हमलों तथा धार्मिक भेदभाव जैसी घटनाएं स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। भारत और बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंध भी गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है तो यह दोनों देशों के बीच मित्रता, सांस्कृतिक संबंधों और आपसी विश्वास को कमजोर करेगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सुंदरता यही है कि वह अपने देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान और समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए बांग्लादेश सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव को रोके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मजबूत हो सके। भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हिंदुओं का साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करनी चाहिए, ताकि इस संवेदनशील विषय पर कोई ठोस और स्थायी समाधान निकल सके। यूजीसी के नए नियम, इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियम इस कारण निशाने पर हैं कि वे बदलने बदले की कार्रवाई का जरिया बन सकते हैं। इसकी बड़ी वजह नए नियमों में भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित न किया जाना तो है ही, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने का प्रावधान भी है। चूंकि इन नियमों को लेकर हो रहे विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है और विरोध करने वालों में सत्तारूढ़ भाजपा के नेता भी हैं, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसी के साथ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और इसके तहत यूजीसी के नए नियमों को सामान्य बनाम अन्य के रूप में रेखांकित करने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में कुछ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को समानता अवसर केंद्र बनाने होंगे, जिनमें एससी एसटी के साथ ओबीसी वर्ग के छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भी अपने खिलाफ जातिगत आधार पर हो रहे भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। पहले के नियमों में केवल एससी एसटी वर्ग के छात्र ही शामिल थे। यूजीसी के नए नियमों के तहत नस्ल, पंथ, क्षेत्र, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर भी किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। विरोधियों का तर्क है कि इन आधारों पर तो किसी भी वर्ग के छात्र, कर्मचारी या शिक्षक के खिलाफ भेदभाव हो सकता है। चूंकि यह तर्क निराधार नहीं, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नए नियम केवल एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लिए ही नहीं है। आखिर नए नियमों में यह प्राविधान शामिल करने में क्या कठिनाई है कि किसी भी वर्ग का छात्र, कर्मचारी या शिक्षक अपने खिलाफ भेदभाव की शिकायत कर सकता है। ऐसे किसी प्राविधान के न होने से यह ध्वनित हो रहा है कि भेदभाव तो केवल सामान्य वर्ग के लोग ही करते हैं। क्या इस धारणा को सही कहा जा सकता है? यूजीसी के नए नियमों को लेकर यह भ्रम भी दूर किया जाए कि समानता अवसर केंद्रों के सदस्य केवल आरक्षित वर्गों के लोग ही होंगे। इस सब के साथ ही सबसे अधिक आवश्यक यह है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों को हतोत्साहित या फिर आवश्यक हो तो दंडित करने का भी उपाय किए जाए, ताकि ऐसे शिकायतें न की जा सकें, इसकी अनदेखी न की जाए। ऐसे कई कानून हैं जिनका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। इसमें एससी एसटी उत्पीड़न के साथ दहेज और यौन हिंसा रोधी कानून प्रमुख हैं। यह ठीक नहीं कि समानता कायम करने वाले नियम समानता के ही सिद्धांत की अनदेखी करते दिखें। किसानों, बागवानों की चिंता। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का आधार सदियों से कृषि और बागवानी रही है। पर्वतीय भूभाग, सीमित संसाधन और कठोर मौसम के बावजूद यहाँ के किसानों और बागवानों ने कृषि को न केवल आजीविका का साधन बनाया, बल्कि प्रदेश की पहचान भी गढ़ी। सेब ने हिमाचल को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया, वहीं अन्य फल फसलें भी प्रदेश के अनुकूल जलवायु में लगातार संभावनाओं के नए द्वार खोल रही है। आज प्रदेश के लाखों परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और बागवानी से जुड़े हैं। इसके बावजूद यह विडंबना रही है कि नीति निर्माण में किसानों और बागवानों की भागीदारी सीमित रही। उत्पादन लागत, बाजार तक पहुंच, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भंडारण और प्रसंस्करण जैसी समस्याएं किसानों, बागवानों के लिए वर्षों से जिस की तस बनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा दूरगामी और स्वागत योग्य पहल है। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर की घोषणा न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि नीति और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने का अवसर भी प्रदान करती है। प्रस्तावित आयोग के माध्यम से फसल उत्पादन, विपणन व्यवस्था, एमएसपी, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात से जुड़े मुद्दों पर समग्र और व्यवहारिक सुझाव तैयार होंगे। यदि यह आयोग वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है तो यह किसानों और बागवानों के अधिकारों की रक्षा होगी। हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।